रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपना सामान बांध रही थी। मम्मा, मैं अभी अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ, फिर तो हम दूसरे जंगल चले जाएंगे मौसी जी के पास। ना जाने कब वापस आएंगे। ठीक है गुड़िया बेटी, आप जाओ जल्दी से अपने सब दोस्तों से मिला और मैं भी तब तक छोटा मोटा सारा सामान पैक कर लेती हूँ। अपनी मम्मा से ऐसा कहकर गुड़िया घर से निकलती है और वो सबसे पहले छोटे मिठू के घर जाती है। मुझे भी गुड़िया बेटी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम रोज शाम को मुझे कभी फलों की खिचड़ी तो कभी मीठे चावल देने आती थी। गुड़िया बेटी तुम्हारे ये तोते चाचा बड़े लालची हैं। देखो अभी भी इन्हें भोजन की पड़ी है। हरियाली आंटी, अंकल तोते और छोटे मिठू, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। छोटे मिठू से मिलने के बाद गुड़िया कीकी के घर की तरफ जा रही थी कि उसे कीकी रास्ते में ही नदी के पास मिल जाता है। गुड़िया तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें याद है जब स्कूल में हम खेलते थे तो तुम ही हमारी कैप्टन बनती थी। तुम चली जाओगी तो हमारी कैप्टन कौन बनेगा? कीकी, मैं तो तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी, लेकिन अभी तो जाना ही पड़ेगा। मौसी जी ने कहा है कि उनके घर में बहुत जगह है मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए। फिर गुड़िया घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया छोटा बैग गुड़िया को पकड़ाती है और बड़े सामान की गठरी अपने सर पर रख लेती है और घर से निकलती है। घने जंगल से होते हुए गुड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया के बहन वाले जंगल पहुंच जाती हैं। वो दोनों आकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं क्योंकि रानू चिड़िया की बहन ने उसे वहीं बैठने का कहा था। मम्मा, कितनी धूप है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आखिर कब हम यहाँ से जाएंगे? मौसी जी हमें कब लेने आएंगी? बेटी आपकी मौसी ने हमें बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को ही कहा था। वो आती ही होंगी। बस मेरी बच्ची थोड़ा सा और इंतजार करो। उधर रानू चिड़िया की बहन पारो चिड़िया अपने घर को कुंडी लगा रही थी कि वहां उसकी सहेली गोरी कवि आ जाती है। अरे पारो, इतनी धूप में घर को कुंडी लगाकर कहाँ जा रही हो? गोरी तुम्हें तो पता है आज मेरी बहन आ रही है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को कहा था उसे, बस उसे ही लेने जा रही। अच्छा अच्छा, तो तुमने अपनी उस गरीब बहन को बुलाया है? हाँ गोरी, उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा आ जाओ, घर के काम वाम करवा दिया करेगी, मैं भी 2 वक्त की रोटी उसे दे दिया करूँ। हाँ हाँ पारो, तुमने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने मेरे घर के काम भी हो जाया करेंगे। गोरी कवि और पारो हंसने लगती हैं और फिर पारो चिड़िया रानू चिड़िया को लेने बरगद के पेड़ के पास आती है। पारो बहन, आपने आने में बहुत देर लगा दी। गुड़िया बेटी को गर्मी लग रही है। चलो चलो रानू, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ पर बैठकर बातें करने का समय नहीं है। फिर पारो चिड़िया रानू चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। जाओ रानू, जल्दी से रसोई से पानी लेकर आओ। मैं तो झुलस गई गर्मी से। आदत नहीं है ना मुझे इस गर्मी में घर से निकलने। अपनी बहन का ये रवैया देखकर रानू चिड़िया बहुत परेशान होती है, लेकिन वो फिर भी रसोई से पानी लेने चली जाती है। रानू चिड़िया रसोई से पानी लेकर आती है। वो अपनी बेटी गुड़िया और पारो को पानी पिलाती है। ये क्या किया तुमने रानू? इस गिलास में तो मेरी बेटी पानी पीती है, इसी में तुमने गुड़िया को पानी पिला दिया। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बहन हूँ और गुड़िया मेरी बेटी है। तुम्हें पता तो है मेरी बेटी पिंकी का, वो कितनी नखरीली है। चलो जाओ जल्दी से ये गिलास धोकर रसोई में रख दो, कहीं उसे पता ना चल जाए। गुड़िया और रानू चिड़िया पारो का ये बर्ताव देखकर बहुत हैरान होती हैं। रात हो जाती है। पारो चिड़िया भोजन लाकर गुड़िया और रानू को देती है। सब भोजन खाकर सो जाते। अभी सुबह का सूरज चढ़ा ही था कि पारो रानू चिड़िया को आवाजें देने लगती है। रानो जल्दी उठो, देखो तो सुबह के 8 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। चलो चलो गुड़िया को भी उठाओ, रसोई में बहुत बर्तन पड़े हैं, काम बांट लो। पारो की आवाज सुनकर गुड़िया और रानो दोनों ही उठ जाती हैं। मम्मा, बहुत भूख लगी है। पारो बहन, घर का काम मैं कर देती हूँ, पहले आप मेरी बेटी को भोजन दे दें। पहले घर के काम करो फिर ही भोजन मिलेगा। रानो तुम काम करोगी
तो ही मैं तुम्हें भोजन दूंगी, वरना तो तुम्हें दूसरों के टुकड़ों पर पलने की आदत हो जाएगी। पारो की ये बात किसी तीर की तरह रानो चिड़िया के दिल को चीर कर गुजरती है। रानो चिड़िया को अपनी बहन की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है। रानो चिड़िया कुछ बोले बिना चुपचाप रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। पारो की सहेली गोरी कवि आ जाती है। पारो मेरी सहेली, तुम्हारी बहन आ गई। तुम्हारे घर के काम हो जाए तो मेरे घर भी भेज देना रानो को, मैं उसे अपने फटे पुराने कपड़े दे दूंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ गोरी, तुम चिंता ही मत करो, अब तुम्हारे और मेरे घर के काम रानो ही तो करेगी, और उसने करना भी किया है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया थक हार कर घर के सारे काम करके घोंसले में लेटी हुई थी कि पारो की बेटी पिंकी आ जाती है। आंटी रानो, मुझे रसोई से पानी ला कर दे। मेरी मम्मा तुम्हें पानी ला कर नहीं देंगी, तुम जाकर खुद पानी पी लो। पिंकी आगे बढ़ती है और वो गुड़िया के मुंह पर एक थप्पड़ लगा देती है। मेरी मम्मा ने कहा था कि तुम दोनों माँ बेटी आकर हमारे घर में काम करोगी, और एक काम करने वाली अपनी मालकिन के आगे जुबान नहीं चलाती। रानू चिड़िया अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वो अपनी बेटी गुड़िया की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रानू चिड़िया उठती है और अपना सामान बांधने लगती है। अरे अरे रानो, क्या हो गया? सामान क्यों बांध रही हो? पारो बहन, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप मेरी सगी बहन है। 2 मुश्किल दिन के आगे मुझ पर आपने तो मुझे घर के काम करने वाली बना कर रख दिया। मैं मेहनत करके अपना घर बना लूंगी, लेकिन अब दोबारा कभी आपके घर नहीं आऊंगी। नखरा तो देखो तुम्हारा, एक तो मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें छत दी, ऊपर से मेरे ही आगे जुबान चलाती हो। जाओ, चली जाओ मेरे घर से। मम्मा चिड़िया अपना सामान बांधती है और अपनी बेटी को लेकर वापस घर आ जाती है। जंगल के सब दोस्त रानो चिड़िया से मिलने आते हैं। रानो बहन, हम सब मिलकर घर बनाने में आपकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। रानो चिड़िया अपने दोस्तों की मदद से अपना एक मजबूत घर बना लेती है। बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। पारो चिड़िया का घर टपक रहा था और पारो अपनी बेटी को लेकर घर के एक कोने में बैठी हुई थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे कौन है बाहर? बारिश के इस समय किसको आफत आई है? पारो जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर गौरी कवि खड़ी थी। पारो, मेरा तो घर टूट गया, मुझे अपने घर में आने दो। हालत तो मेरे घर की भी ठीक नहीं है गौरी, लेकिन चलो तुम अंदर आ जाओ। अभी गौरी ने एक कदम ही घर के अंदर रखा था कि घर की छत टूटकर दोनों के सर पर गिरती है। गौरी, खा खा कर मोटी हो गई हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। पारो, जुबान संभाल कर बात कर, मेरी वजह से तुम्हारा घर नहीं टूटा, तुमने अपनी बहन के साथ जो किया था ये उस कर्म की सजा है, हम दोनों को उसी की सजा मिली है। फिर दोनों सहेलियां पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती हैं और पिंकी पास बैठी ठंड से कांप रही थी। दोस्तों, आज की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। आज मुकाबला होगा अच्छाई का और बुराई का। देखते हैं क्या आज भी हमेशा की तरह अच्छाई ही जीतती है। सागर वाले जंगल में काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी और जंगल में सूखा पड़ता जा रहा था। तोते भैया, जंगल में सूखा पड़ने वाला है, हमें अपना ठिकाना बदलना चाहिए। ऐसा न हो कि हम इस जंगल में भूखे ही मर जाएं। रानो चिड़िया, हरियाली की माँ का फोन आया था। उनके जंगल में बहुत से मीठे फल और अनाज लगे हुए हैं। माँ ने संदेश दिया कि हम सब वहाँ आ जाएं। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को साथ लो और हमारे साथ चलो। तोते भैया, क्या आप हमें भी अपने साथ ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि जंगल के सभी पक्षियों से कह दूं कि हमारे साथ हरियाली की माँ वाले जंगल में चलें, क्योंकि यहाँ तो बारिश का कोई अनुमान नहीं है। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हम कल इस जंगल से रवाना हो रहे हैं। लेकिन मम्मा, हम ये जंगल छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कितने सालों की मेहनत करने के बाद आपने ये घर बनाया है, अब हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
मैं जानती हूँ मेरे बच्चों, मेरे लिए भी यह घर छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इस समय घर से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना है। और अगर हम इस जंगल में रहे तो जिंदा नहीं रहेंगे। मम्मा, क्या हम कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकते? हो सकता है हमारे जंगल में बारिश बरस जाए। नहीं मेरे बेटे, अब 2-3 महीने तक जंगल में बारिश होने का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे गोरी कवि कहते हैं। एक गंदी आंखों वाला कबूतर ही नहीं, जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। उधर मिट्ठू तोता जंगल के सभी पक्षियों से दूसरे जंगल जाने की बात कर चुका था और अब कौवों के घर आया था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कि हम अपना इतना नया बना बनाया घर छोड़कर तुम्हारी सास के जंगल भिखारियों की तरह रहने जाएं? हम तो नहीं जाएंगे। गौरी बहन, आप ही समझाओ कालू को। इस समय यहाँ रहना सरासर बेवकूफी है। तेरी इतनी जुर्रत, मोटी चोंच वाले, कि तू हमें बेवकूफ कहे? चल भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तुझे जाना है तो शौक से जा, हम तो अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, और वैसे भी हमारे पास इतना अनाज तो है कि हम आराम से गुजारा कर सकते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मेरा काम था तुम्हारी मदद करना। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम दोनों का मन बदल जाए तो कल दोपहर को बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। हम सब पक्षी वहीं तुम दोनों का इंतजार करेंगे। रात हो जाती है। पक्षी अपने अपने घरों में उदास मन के साथ बैठे थे। कबूतर जी, ये थोड़ा सा दाना खा लें। आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लूसी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने को। कबूतर जी, मैं जानती हूँ आपकी परेशानी को, और सच बताऊं तो मेरे लिए भी ये जंगल छोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। जानता हूँ लूसी, लेकिन इस जंगल की रौनक कहीं और नहीं। हम पक्षी अपना अपना पूरा जीवन मेहनत करके अपने घोंसले बनाने में लगा देते हैं, और फिर एक दिन आकर वह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर अगले दिन सभी पक्षी अपना जरूरी सामान बांध लेते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। सब पक्षी जमा हो गए। मेरा ख्याल है अब हमें दूसरे जंगल की तरफ उड़ना चाहिए। तोते भैया, गोरी कौवी और कालू भैया अभी तक नहीं आए। थोड़ा सा समय रुककर उनका इंतजार कर लेते हैं। एक माँ का रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो नहीं आएंगे रानो, चलो हम सब चलते हैं। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्या कोई बात हुई है? रानो बहन, मैं तो कल उनके घर गया था और उनसे कहा भी था कि कल बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, लेकिन गोरी कौवी ने हमेशा की तरह मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से निकाल दिया और कहा कि उनके पास खाने के लिए बहुत अनाज है। हमारी तरह भीख मंगे नहीं है वह। यह गोरी कौवी बात करने से पहले सोचती भी नहीं है कि क्या बोलना है। आप सब रुकिए, मैं जाती हूँ कौवों के घर। रहने दो रानो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो गोरी की आदत को। क्यों जाते जाते अपना मूड खराब करना चाहती हो? हाँ, और अगर उन्हें जाना होता तो अब तक आ जाते, लेकिन इन कौवों का तो गुरूर ही खत्म नहीं होता। ऐसा कहते हुए पक्षी रानो चिड़िया को रोक लेते हैं और अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। आखिरकार सभी पक्षी नए जंगल में पहुंच जाते हैं। झरने से बहता हुआ ठंडा पानी सभी पक्षियों को अपनी ओर खींच लेता है। वो सब वहां बैठकर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम रात होने से पहले जंगल पहुंच गए। जितना मिट्ठू भैया ने बताया, यह जंगल तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। हर तरफ फल फूल और बड़े बड़े पेड़ हैं। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? आओ अपने अपने घोंसले बनाएं और इस जंगल में सुकून से रहें। सभी पक्षी तिनका तिनका इकट्ठा करके अलग अलग पेड़ों पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पक्षियों ने पूरे इत्मीनान के साथ जंगल में रहना शुरू कर दिया था। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी हर रोज एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। कालू, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यह फल मत खाना, लेकिन तुम तो इतने भुक्कड़ हो कि हर समय तुम्हें खाने की पड़ी रहती है। और आज 2 महीने हो गए, अभी तक बारिश नहीं हुई।
एक आखिरी फल मैंने तुमसे छुपा कर रखा था, वह भी तुम खा गए। तुम हर रोज कुछ न कुछ छुपाकर मजे मजे से खाती हो और मैं यहाँ भूखा बैठा रहता हूँ। अभी तुम भूखे बैठे हो? कोई एक दिन ऐसा गुजरा है कि जब तुमने दिन में 4-4 दफा भोजन न किया हो? अब सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारे कलेजे को भी ठंडक पड़ जाएगी। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, यह सब तुमने ही खा खा कर खत्म किया है। मुझसे तो छुपा लेती हो, तो मैं भला क्या खाने लगा? गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठे ऐसे झगड़ा कर रहे थे कि ऊपर आसमान पर से एक चील गुजरती है। कौवों को झगड़ते देख चील उनकी तरफ आ जाती है। अरे वाह कौवों, तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैं पूरा जंगल ढूंढ रही थी। जब से जंगल में सूखा पड़ा है तब से मैंने मांस नहीं खाया। अच्छा हुआ कि आज तुम दोनों नजर आ गए। चील दी हमें मत खाना, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोरी, ये चील कहाँ से आ गई? मुझे तो आज अपनी जिंदगी का आखिरी दिन नजर आ रहा है। तुमने मेरा बिगाड़ा कुछ नहीं है कौवी, लेकिन पूरे जंगल में बस तुम 2 पक्षी ही बचे हो, तो मैं भला बिना खाए तुम्हें कैसे जाने दूं? क्या? नहीं नहीं, चील दी हमें छोड़ दो। कालू जी कुछ करो। गोरी, अच्छा होता कि हम भी पक्षियों के साथ ये जंगल छोड़कर चले जाते, तो आज ये नौबत ना आती। अब तो हमारे पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। चील अपने पंजों में कौवों को दबोच लेती है। कौवे शोर मचाते हैं, लेकिन अब उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।